तो आज 24 जुलाई के एडिटोरियल और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो न्यूज़ है वो स्पेन वोट्स इन स्नैप इलेक्शन विथ राइट फेवर टू विन। अब इसमें राइट विंग पार्टी के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल देख चुके हैं पहले ही कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, जैसे अभी रिसेंटली बहुत ऐसे स्टेट हैं, जैसे कंट्री हैं आसपास के यूरोप में, वहाँ पे इलेक्शन चल रहा था और उस इलेक्शन में फार राइट कम्युनिटीज़ ही, फार राइट जो पार्टी है वही जीत रही थी। अब वो फार राइट का जो टेंडेंसी जो बन चला है, जैसे कि आप देखिए हंगरी में, इटली में, फिनलैंड में, यहाँ पे आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। हंगरी में, आपका इटली में और फिनलैंड में, यहाँ पे फार राइट पार्टी ही कोलिशन बना के अपना गवर्नमेंट बनाई है। अभी जो करेंटली यहाँ पे जो गवर्नमेंट चल रहा है वो सोशलिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट चल रहा है। लेकिन अभी इलेक्शन, संडे को इलेक्शन हुआ है वहाँ पे, और स्पेन में संडे को इलेक्शन हुआ है जिसमें कि पीपीपी, जो पीपी पार्टी है आपकी, ये कंजर्वेटिव पॉपुलर पार्टी है, ठीक है। ये अभी अपने मेजॉरिटी साबित करने की लड़ाई में है। अब ये इसकी कंजर्वेटिव पार्टी, यहाँ जैसे स्पेन में 3 पार्टी चलती है, एक सोशलिस्ट पार्टी है जो कि करेंटली अभी रूलिंग चल रही है, एक आपकी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी है और दूसरी फार राइट पार्टी है। ये 3 पार्टी चलती है। अब सोशलिस्ट पार्टी का तो अभी रूलिंग चल रहा है, वहाँ के अभी आपके प्राइम मिनिस्टर जो पेड्रो सैंचेज जो हैं अभी रूल कर रहे हैं, सोशलिस्ट पार्टी के हैं। और अभी जो बाद में अभी डिमांड हो रहा है कि जैसे 350 सीट, पार्लियामेंट सीट पे वोटिंग चला है, जिसमें से ये बात हो रहा है कि अगर 33% अभी अगर वोट पा रही है तो उसको 33% ऐसा मतलब होता है, एग्जिट पोल में ऐसा हो रहा है कि वो पीपी पार्टी जो है, पॉलिटिकल जो पार्टी कंजर्वेटिव, वो पा सकती है। तो इनको कॉलिशन फार राइट से बनाना ही पड़ेगा, तभी वहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी। अब अगर फार राइट का कॉलिशन बनेगा तो फार राइट की जो गवर्नमेंट बनेगी तो ये आपका 1975 में, जिस टाइम पे फ्रैंको जो थे, उनके बाद से ये 1975 में पहली बार, उतने साल के बाद से ये पहला फार राइट पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी अपनी। अब फार राइट पार्टी गवर्नमेंट ने, अब जब से हम बात कर रहे हैं कई बार फार राइट पार्टी क्या होती है, लेफ़्ट विंग क्या होती है, तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि एक्चुअली में ये पार्टी होती कैसी है। देखिए, एक होता है लेफ़्ट विंग, होता है एक राइट विंग होता है, ठीक है। लेफ़्ट विंग पार्टी कौन सी होती है? जो एक्सट्रीम लेफ्ट, एक अब लेफ़्ट विंग का ही एक अलग वर्जन आगे बढ़ जाता है जो कि एक्सट्रीम लेफ़्ट विंग होता है, और राइट विंग का भी एक्सट्रीम वर्जन जो होता है वो राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग होता है, ठीक है। अब लिबरलिज्म इन दोनों के बीच में आता है, लेफ़्ट विंग और राइट विंग के बीच में लिबरल आता है। अब लिबरल से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो भी आप राइट विंग में जाएंगे, और अगर इस दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे तो आप लेफ़्ट विंग में चले जाएंगे, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन में इनके होते हैं। अब देखिए, जब आप लेफ़्ट विंग फॉलो करते हैं इसका मतलब कंजर्वेटिव पार्टी है, मतलब वो कंजर्वेटिव की तरफ जा रही है। राइट विंग, अब राइट विंग में क्या होता है, जैसे कि आप अपने यहाँ पे अगर एग्जांपल लेंगे तो बीजेपी को राइट विंग बोला जाता है, जो कि अपने ट्रेडिशन को फॉलो करता है, जो अपने कंट्री के बारे में सोचता है, अपने कंट्री के ट्रेडिशन के बारे में सोचता है, वो और लोगों के बारे में नहीं सोचता। जैसे कि अगर कोई कंट्री है जहाँ पे कोई एक धर्म को बहुत ज़्यादा माना जा रहा है, तो वो अगर वहाँ की राइट विंग पार्टी होगी तो उस धर्म के हिसाब से ही वो गवर्नमेंट चलाएगी और किसी चीज़ को नहीं देखेगी वो, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये राइट विंग की जो पार्टी होती है वो कंजर्वेटिव पार्टी होती है। वो किसी को, जैसे कि LGBTQ अभी सोसाइटी में नया है, तो इसको राइट विंग कभी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये सोसाइटी उनके समाज के लिए, उनके लोगों के लिए, उनके रिलीजन के खिलाफ है, तो ये उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये कंजर्वेटिव होता है राइट विंग जो होता है, ठीक है। अब इसी राइट विंग में आपका फैसिज्म आता है जो अथॉरिटेरियन था, आप इसके बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। नाजी और फांसी वाला जो चीज़ था वो इसमें आता है, ठीक है। अब लिबरल के जब इस साइड, लेफ्ट विंग के साइड जाएंगे तो सोशलिज्म होगा, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। सोशलिज्म का ही एक अलग वर्जन होता है कम्युनिज्म। जैसे चाइना क्लेम करता है कि वो कम्युनिस्ट है। अब कम्युनिज्म और सोशलिज्म में क्या डिफरेंस होता है? सोशलिज्म में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है उसका जो जो राइट होता है वो उस गवर्नमेंट का राइट होता है पूरे रिसोर्स पे, मतलब कि वहाँ उस एरिया में जितने भी रिसोर्स, उस कंट्री में जितने रिसोर्स होंगे उस पर पूरा कब्जा होगा गवर्नमेंट का। और कम्युनिज्म में क्या होता है कि रिसोर्स के साथ साथ लोगों पे भी उसका कब्जा होता है, मतलब मिल के बांट के खाएंगे, ऐसा वाला चीज़। कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, एक एक होता है कि लोगों पे पूरा हक होगा कि लोग जो चाहेंगे वही होगा, फ्री में सब कुछ मिलेगा, वो सोशलिज्म होता है। उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है कम्युनिज्म, जिसमें क्या होता है कि लोग के साथ साथ, जो रिसोर्स के साथ साथ उस कंट्री में लोगों पे भी उसका अधिकार होता है, ये होता है।
दोनों आपका टोटलिटेरियन ही है, अथॉरिटेरियन ही है, लेकिन ये अलग अलग वर्जन के हिसाब से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे कि पहले क्या था, पॉलिटिकल मेन आपका डेमोक्रेटिक जो होता है, इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पे लिबरल चलता है। अब यही अगर एक पार्टी रूल करेगी, एक्सट्रीम राइट हो जाएगी, तो वो आपका टोटलिटेरियन बन जाएगा, डिक्टेटरशिप बन जाएगा, जैसे कि आपका बहुत सारे ऐसे यूरोप के कंट्री में आपको देखने को मिल जाएंगे। और इधर जब आप आएंगे, जैसे चाइना का एग्जांपल ले लेंगे, डेमोक्रेटिक के बाद अगर लेफ्ट विंग जाएगा तो वो आपका अथॉरिटेरियन ही बनेगा, वो आपका चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, इन दोनों जगह पे स्टेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, इंडिविजुअल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें आपका यहाँ से वो अब इस न्यूज़ में यही है कि जो फार राइट, जैसे वोक्स का एग्जाम्पल दिया गया है कि जो यहाँ पे देखिए वोक्स हैं जो राइट विंग पार्टी के हैं, उन्होंने ये अपने मैनिफेस्टो में ये बताया है कि जब वो जीतेंगे तो जो लॉ, जैसे जो जेंडर पे वायलेंस होता है उसको ख़त्म करेंगे, एलजीबीटी की जो राइट है क्योंकि वो समाज के खिलाफ है तो उसको ओवरटर्न करेंगे, प्लस अबॉर्शन वाली जो राइट है उसको ओवरटर्न करेंगे। और यूथनेशिया, देखिए यूथनेशिया क्या होता है, जब यूथनेशिया क्या होता है, अपने आप को मारना, मतलब अब डेथ को क्या होता है, कोई आदमी अगर एक मरना चाहता है, अगर उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है या फिर ऐसा सिचुएशन में है कि उसको जीने का कोई हक नहीं बनता, वो मतलब जीने का कोई उसका मकसद नहीं है, अब वो मरना ही चाहता है, तो एक यूथनेशिया चलता है जिसमें इंसान अपने आप को खुद मारता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हॉस्पिटलाइज है और उसको बचने का चांस नहीं है और वो बहुत पेन में है, तो उससे अच्छा तो वो मरना पसंद करेगा, तो इसलिए वो यूथनेशिया इसीलिए होता है, डेथ के लिए होता है कि इंसान खुद अपने आप को मारे, तो ये वो होता है यूथनेशिया। उस चीज़ को वो देखेगा, ओवरटर्न करेगा, प्लस वो डिफेंड करेगा ट्रेडिशन को। अब ट्रेडिशन को डिफेंड करेगा और बुल फाइटिंग जो वहाँ पे ट्रेडिशनली बुल फाइटिंग होती है उसको लेके आएगा। तो राइट विंग पार्टी, तो अभी बात किए थे कि राइट विंग पार्टी कंजर्वेटिव होती है और वो अपने ट्रेडिशन को बचा के रखती है और ट्रेडिशन के लिए ही वो चुनाव लड़ती है, उसी को मैनिफेस्टो में लेके आती है। तो ये यहाँ पर ये था। अब बस यही सब बात किया जा रहा है कि स्पेन में पहली बार ऐसा चुनाव हुआ कि मतलब आफ्टरनून में ये चुनाव, मतलब ये समर सीज़न में चुनाव हुआ है। उसके बाद से बस वही पार्टी, अलग अलग पार्टी के बारे में बता रहा है कि मेजॉरिटेरियन, जैसे कि ये जो पार्टी आपकी पीपी पार्टी है, बिना फार राइट के कोalition के गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो हम बात कर लिए। अभी स्पेन का हम लोग मैप देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए स्पेन जो है वो आपका बॉर्डर लगाता है, ऊपर फ्रांस के साथ लगाता है, यहाँ ऊपर आपका फ्रांस के साथ लगाता है, और नीचे आपका इधर पुर्तगाल के साथ लगाता है, और मेडिटेरेनियन सी से भी इसका बॉर्डर है, प्लस अटलांटिक ओशन इधर है, और यहाँ पे बे ऑफ बिस्के है, ठीक है। मैड्रिड इसकी कैपिटल है, प्लस आपका पेरेनिस जो ये आपका दोनों फ्रांस और स्पेन के बीच का बॉर्डर है, ठीक है। ये इबीजा जो दिख रहा है ये भी आपका स्पेन का ही है, एक आइलैंड है, ठीक। तो ये सब इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ड्यूरो नाम का एक रिवर है, ये देख लीजिए, टैजो नाम का भी एक रिवर है, उसके बाद से आपका एब्रो ये भी एक रिवर है, तो ये आपका, उसके बाद से सेरा नेवादा देखिए यहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट, अभी इसका मैप भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आगे हम अगला न्यूज़ देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ कुछ खास नहीं है, इसमें बस ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अफ्रीकन यूनियन, जो अफ्रीका की कंट्री का, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो आप देखेंगे उस कॉन्टिनेंट में जो वहाँ की कुछ कंट्री हैं उनका कोलिशन अराउंड 55 ही होगा। इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ तो उसमें आप कवर हो जाएगा। तो उस कंट्री का कोलिशन है। तो अभी मोदी जी ये बोले हैं कि G20 में जैसे अफ्रीका तो अलोन आता ही है, लेकिन अफ्रीकन यूनियन को भी कंसिडर किया जाएगा। तब तो ये जैसे यूरोपियन यूनियन अभी आपका G20 का मेंबर है, तो अगर अफ्रीकन यूनियन भी आता है तो एक लार्ज सेक्शन जो होगा वो इसमें इंक्लूड होगा, तो बेटर और ज़्यादा ये अच्छे से काम करेगा। तो ये बातें थी बस इसमें। प्लस यहाँ पे ये है कि जैपनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो विज़िट करने वाले हैं इंडिया में, और जैसे कि उनका जो विज़िट है वो 6 नेशन में है, जिसमें इंडिया में भी वो विज़िट करेंगे और वो अलग अलग मुद्दे पे बात करेंगे। जैसे कि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है G20 की और जापान के पास प्रेसिडेंसी होगी G7 की, तो G7 की प्रेसिडेंसी है, तो इन दोनों के बीच में क्या जैसे बायलैटरल टॉक हो सकता है, क्या मल्टीलेटरल एक फ्रेम में भी बातें होंगी। फिर वही बात हो रहा है कि जैसे इंडिया ग्लोबल साउथ में, एक ग्लोबल साउथ कंट्री जो होती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे की कंट्री को बोला जाता है, एक्चुअली डेवलपिंग कंट्री जो होती है, और अंडर डेवलप कंट्री के भी का एक मतलब ऐसा कोई डिफाइन नहीं है, बट इन कंट्रियों को बोला जाता है ग्लोबल साउथ, जिसमें उस इंडिया का क्या रोल होगा, इंडिया कैसे क्या काम करेगा, उस पर बात हो रही है। वही जैसे क्वाड की अभी मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, तो
क्वाड में क्या आता है, इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, प्लस आपका यूएस आता है। तो इन कंट्री के बीच में ये मीटिंग होने वाली, तो वो भी एक एजेंडा और रहेगा। प्लस आगे कैसे हम बायलैटरल टॉक को और मजबूत करेंगे उसके बारे में बात होगी। इनकी टॉक फिर अफ्रीका में है, अफ्रीका में भी ये मीटिंग करेंगे, अफ्रीका में के बारे में भी एजेंडा ही इनका होगा, क्या बात करेंगे। प्लस उसके बाद से इनका ये होगा कि बांग्लादेश ने से भी में भी बात होगा। तो ये अलग अलग एजेंडा है इनका। अभी तो ये जब आएंगे उस टाइम पे क्या क्या टॉक होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तो हम होप कर सकते हैं कि इन फील्ड में ही बायलैटरल टॉक होगा और आगे के जो पॉलिसी होंगी इसी पे ही डिफ़ाइन की जाएंगी। ठीक, अगला न्यूज़ आपका है ये क्लाइमेट चेंज पे। ये इस बहुत सिंपल आर्टिकल है, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं इसमें बस इंपॉर्टेंट चीज़ को बात करूँ। जैसे पेरिस टॉक जब हुआ था तो उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि जो ग्लोबल प्री इंडस्ट्रियल एरा 1970, जो आपका प्री इंडस्ट्रियल एरा, अभी यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा इस न्यूज़ के लिए। तो ये एक इंडिया को ये बताया जा रहा है कि कैसे इंडिया वर्ल्ड लेवल पे इन्वायरमेंट के सेक्टर में काम कर रहा है, कैसे इन्वायरमेंट के सेक्टर में ये चीज़ों को अलग अलग, जैसे आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई थी आपकी यहाँ पे। आईपीसीसी क्या है? आईपीसीसी एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये इसका नाम है। और ये क्या करता है, ये हर रिपोर्ट को क्या करता है, कंसोलिडेट करके ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसकी खुद की कोई रिपोर्ट नहीं होती, ये अदर रिपोर्ट को कंसोलिडेट करके वो पब्लिश करता है। तो वही आईपीसीसी एंड इंडिया मस्ट ऑन ट्रैक क्लाइमेट चेंज एंड कंसिक्वेंसेस कंटिन्यूसली एट सोशली रेलिवेंट टाइम्स क्लब द फियर। इसमें क्या बात किया जा रहा है कि जो ग्लोबल जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें क्या क्या कमियां हैं। जैसे कि अगर पहला ये है कि जो नेगोशिएशन हो रहा है कि हम कार्बन को कम करेंगे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही। प्लस जो 2 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है वो भी साइंटिफिकली मतलब रेलिवेंट, वो साइंटिफिकली सही नहीं है, उसकी बात हो रही है। अब 2 डिग्री पेरिस टॉक में ये बात हुआ था कि अर्थ का जो टेम्परेचर है प्री इंडस्ट्रियल एरा के बाद से जो 2 डिग्री सेल्सियस तक एक्सीड नहीं, मतलब इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। अगर ज़रूरी पड़े तो उसको 1 डिग्री सेल्सियस, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का भी लेके आना है। ठीक, मतलब प्री इंडस्ट्रियल एरा में जितना टेम्परेचर था उससे जितना भी बढ़ा है उससे मतलब 1.5 डिग्री तक ही मतलब बढ़ सकता है, या फिर 2 डिग्री तक ही रह सकता है, उससे ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। ये चीज़ें बात हुई थी। एल नीनो के बारे में इसमें बात हो रही है, क्योंकि अभी एल नीनो का टाइम चल रहा है तो एल नीनो का ही बात हो रहा है। तो एल नीनो की वजह से भी टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब एल नीनो के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेंगे। एल नीनो में क्या होता है कि देखिए, आप 2 जगह लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का आप लीजिए ईस्ट कोस्ट लीजिए और साउथ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट लीजिए। ठीक है, इन्हीं दोनों पे ही फिनोमिना एल नीनो ला नीना चलता है। नॉर्मल कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पे आपका बनेगा लो प्रेशर। ठीक है, ये आपका ला नीना होता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन को ही ला नीना बोलते हैं और एल से आपका लो प्रेशर। ठीक है, यहाँ बनेगा लो प्रेशर और यहाँ बनेगा हाई प्रेशर। एल नीनो के कंडीशन में क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसमें, तो इसलिए मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे एल नीनो के टाइम पे बनेगा आपका लो प्रेशर, यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ बनेगा आपका हाई प्रेशर। तो अब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, तो यहाँ देखिए हवाएं जा रही हैं, यहाँ पे सबसाइड कर रही हैं। तो यहाँ पे आपका बारिश नहीं होगा, यहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत मतलब ऐसा होगा कि यहाँ बारिश एकदम नहीं, सूखा रहेगा। लेकिन साउथ अमेरिका में बहुत बारिश होगा। अब यहाँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं हो रहा है तो ये जो हाई प्रेशर है, अब यहाँ पे हाई प्रेशर बना है तो यहाँ कहीं लो प्रेशर बनेगा, वो भी आपका ये हाई प्रेशर भरने लगेगा। तो यहाँ की जो कंडीशन होगी, इंडिया में भी यही होता है कि यहाँ का जो हाई प्रेशर होगा वो इसके लो प्रेशर को भरने लगेगा। ठीक है, ये इंडोनेशिया की तरफ। ठीक है, तो इंडिया का जो टेम्परेचर होता है, बस इतना समझिए कि जब एल नीनो चलता है तो ऑस्ट्रेलिया में बारिश बिल्कुल नहीं होती और साउथ अमेरिका में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बनता है आपका हाई प्रेशर और साउथ अमेरिका में बनता है लो प्रेशर, जिसकी वजह से इंडिया में भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है कि इंडिया में भी आपका बारिश नहीं होता है, बारिश अच्छे तरीके से नहीं होता है। ला नीना में इंडिया में बहुत अच्छे से बारिश होता है। ठीक है, बस इतना भी अभी के लिए समझिए आप। अगला न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है कि हियरिंग होगी इसके PIL, जैसे कि सोशल वर्कर जो जया ठाकुर है वो PIL डाली थी कि क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो गर्ल्स हैं उनके लिए स्कूल में जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं वहाँ पे एक अलग सेपरेट एक टॉयलेट फैसिलिटी दिया जाएगा, प्लस उनको सैनिटरी पैड प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक तरह से सोशल सेक्टर में बहुत अच्छी चीज़ें इनिशिएटिव होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं इस पर क्या जवाब आता है। प्लस ये न्यूज़ भी हमको बहुत ज़्यादा तो रेलेवेंट नहीं लगा, बस ठीक है, बस आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ये बेडाक्विलिन जो आपका
ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो ड्रग आता है उस पर जो पेटेंट मिला था जॉनसन एंड जॉनसन को, जॉनसन एंड जॉनसन अपने आप को क्लेम करता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग किया है बेडाक्विलिन को अकेले ही, इसलिए वो सेकेंडरी आपका वो पेटेंट के लिए क्लेम किया था इंडिया में, जिसमें इंडिया ने उसको पेटेंट देने से मना कर दिया। 2077 तक का ये पेटेंट, 2027 तक का ये पेटेंट राइट क्लेम कर रहा था, इसको मना कर दिया इंडिया। और लेकिन ये क्लेम कर रहा है, बाकी ये था कि ये इसको मैन्युफैक्चरिंग अकेले नहीं किया है, इसको बहुत सारी कंपनियाँ यूएस की भी कंपनियाँ मिल के इसको मैन्युफैक्चरिंग की है, तो ये अकेले का ये चीज़ें नहीं है। तो बस इसी पे ही बहस हो रहा था, कुछ खास कंक्लूजन तो ये नहीं कह सकते, बस इतना है कि इंडिया में इस चीज़ को बैन कर दिया गया, इंडिया में इस चीज़ को बंद कर दिया, जो उसके पेटेंट वाली चीज़ को था वो बंद कर दिया गया। इसका मतलब अब इसको और कोई मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है बेडाक्विलिन को, अब ये सस्ते में दवाई मिल सकता है, तो टीबी को जो है आपको क्योर करने में बहुत आसानी होगी, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, बहुत महंगा इसका क्योर का दवाई नहीं पड़ेगा। ठीक, ये न्यूज़ था, बाकी आप रीड कर लीजिएगा। अगला न्यूज़ आपका है अकीरा नाम का साइबर सिक्योरिटी एक रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है कि ऐसा साइबर सिक्योरिटी जो आपका अटैक करवा के अब पैसे भी मांगे, तो ये रैंसमवेयर होता है। एक साइबर अटैक वो टाइप का होता है जिसमें आपको वो अटैक करा के आपके कुछ सिक्योरिटी को हैक कर ले और फिर पैसे की डिमांड करे, वो रैंसमवेयर होता है। ठीक है, तो अकीरा नाम का ये कोई रैंसमवेयर है जो कि कंप्यूटर में एक मालवेयर को टारगेट करके ये विंडो और जो लाइनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है उन दोनों को टारगेट कर ले रहा है ये, और ये इनक्रिप्ट कर लेता है डेटा को, इनक्रिप्ट मतलब डेटा को पढ़ ले रहा है सिस्टम से। ठीक है, तो ये चीज़ें ये अभी न्यूज़ में थी, तो ये आप साइबर सिक्योरिटी में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा रोल है, सर्टिन, जो कि ये साइबर अटैक को देखता है। अब सर्टिन क्या है कि सर्टिन इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ, ये सर्टिन जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, मेटी के अंदर में आता है। ठीक है, उसके बाद से क्या है कि इट इज़ अ नोडल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग द कंप्यूटर सिक्योरिटी, वही साइबर सिक्योरिटी को देखने के लिए ये नोडल एजेंसी है, और इसका ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिंग इंडियन साइबर स्पेस। ठीक है, तो कभी भी साइबर सिक्योरिटी से कोई अगर क्वेश्चन आता है तो सर्टिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में आपको जिक्र करना ही है। फंक्शन क्या है, कलेक्शन करेगा, एनालिसिस ऑफ डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन साइबर इंसिडेंट, फिर फोरकास्ट करेगा एंड अलर्ट भी करेगा, इमरजेंसी मेजर लेगा, कोऑर्डिनेशन इशू करेगा, गाइडलाइन, तो ये नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे कि ये COCOMI क्या है, कि ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, COCOMI। ठीक है, कोको अभी हम रिसेंटली न्यूज़ पढ़े थे कि यूरोपियन यूनियन अपने यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें ये बताया गया था कि जो मणिपुर में जो वायलेशन हो रहा है उसी को लेके एक यूरोपियन यूनियन में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था। उसमें क्या था कि एक रिलीजन सेक्शन दिखाया जा रहा था कि ये जो क्लैश हो रहा है वो उसका एक रिलीजन रूप दिखाया जा रहा था कि जो मेतीज़ हैं वो हिंदू हैं और जो कुकीज़ हैं वो क्रिश्चियन है, तो ये लड़ाई जो है हिंदू और क्रिश्चियन के बीच में हो रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यही COCOMI जो था वो रिजेक्ट किया है यूरोपियन यूनियन के इस रेजोल्यूशन को, और बताया है कि इस चीज़ को आप और ज़्यादा भड़का के, मतलब और ज़्यादा इसको उस पोजीशन पे ला के इंडिया को, जो कुकीज़ ट्राइब जो हैं उनको इस तरह से क्रिश्चियन बता के और मेतीज़ बता के एक रिलीजन वाला दर्जा दे के आप इस दंगे को और बढ़ाएंगे और वो चीज़ करेंगे, तो इस चीज़ को पूरी तरह से COCOMI जो था रिजेक्ट कर दिया है इस यूरोपियन यूनियन के रेजोल्यूशन को। प्लस इसमें बता रहे कि आप इसको एक गोल्डन ट्रायंगल वाला एरिया मत बनाइए, क्योंकि ये उस चीज़ से बहुत, अब गोल्डन ट्रायंगल मैं पहले बता देता हूँ क्या है। गोल्डन ट्रायंगल ये एरिया है, देखिए ये म्यांमार वाला एरिया, ये आपका लाओस वाला एरिया और थाईलैंड वाला, ये तीनों एरिया मिलके बनाता है गोल्डन ट्रायंगल, और यहाँ से ओपियम का प्रोडक्शन होता है और ओपियम का प्रोडक्शन और ट्रेड होता है। इसी को आपको एक होता है गोल्डन क्रेसेंट, जो आपका अफ़गानिस्तान वाला एरिया आता है, ईरान और पाकिस्तान मिलके गोल्डन क्रेसेंट बनाते हैं, और ये गोल्डन ट्रायंगल है जो सेम दोनों का काम यही होता है जहाँ से ओपियम का ट्रेड होता है। ठीक है, वही बता रहा है कि एक मतलब कि जो चीन और कुकीज़ ट्राइब हैं जिसको को टेररिस्ट बोलाता है, तो उनको आप ऐसा मत करिए, मतलब उसको एक ऐसा दर्जा दिखा के कि ये रिलीजन वाला मुद्दा है, वो आप और इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, ये और वॉयलेशन और ज़्यादा दंगे बढ़ेंगे, ये कम नहीं होगा। तो फिर वही चीज़ है कि इसको रिजेक्ट किया है, बस इतना ही इम्पॉर्टेंट इस न्यूज़ में था। फिर अब मेतीज़ और कुकीज़ ट्राइब में क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा उसमें जिस्ट बता देता हूँ कि देखिए मेतीज़ ट्राइब जो होती है वो 90% आपकी
पॉपुलेशन है मणिपुर की, और जो कुकीज़ चिन और नागा ट्राइब है वो 10% पॉपुलेशन है मणिपुर की। लेकिन जो कुकीज़ चिन ट्राइब है वो आपका 90% एरिया हिली एरिया में अपना घर है, उन लोग का मतलब क्लेम है। जबकि अगर हम बात करेंगे मेतीस ट्राइब की तो वो 10% लैंड वाले एरिया में है। अब क्योंकि कुकीज़ और नागा जो ट्राइब हैं वो ट्राइबल हैं, अब वो ट्राइबल होने की वजह से ट्राइबल का दर्जा उनको मिला, तो वो मीतीस की ज़मीन खरीद सकते हैं लैंड वाले एरिया में आके। लेकिन जो मीतीज़ हैं वो कुकीज़ की ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। अब यही हाई कोर्ट का डिसीजन, एक हाई कोर्ट ने एक अपने डिसीजन में बताया था, डिसीजन तो नहीं कह सकते, एक रिजोल्यूशन में ऑर्डर में बताया था कि इनको मीतीज़ को एक शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना चाहिए। अब अगर शेड्यूल ट्राइब का दर्जा इनको मिल जाएगा तो फिर इनके पास भी राइट हो जाएगी कि ये अपना ज़मीन किसी को नहीं बेचेंगे, फिर कुकीज़ इनकी ज़मीन को खरीद ही नहीं पाएंगे। यही होगा। अब क्योंकि मेतीज़, अब देखिए वहाँ पे रूलिंग जो पार्टी है वो बीजेपी की है, तो ये क्लेम किया था कि मेतीज़ जो हिंदू है, तो इस तरह से हिंदू और बीजेपी का बहुत जोड़ा जाता है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ें, क्योंकि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि इस चीज़ को, जैसे किसी भी ट्राइब को अगर शेड्यूल ट्राइब अगर डिक्लेयर करना है तो उसका पूरा प्रोसेस होता है, उसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के पास जाता है, फिर वो चीज़ें रिपोर्ट जो होता है वो आपका प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट से वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में आता है, तब जाके ये चीज़ें होता है, ये पास होता है। ये बहुत सिंपल, केवल कोर्ट के ऑर्डर, केवल हाई कोर्ट के ऑर्डर के से ये चीज़ें नहीं बिल बनेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब हम एडिटोरियल में एक न्यूज़ है कि डिलेमा ऑफ इंडियाज़ ग्रेट पावर एम्बिशन, इसमें मैं जस्ट करके आपको बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे हैप्पीमन जैकब साहब बता रहे हैं कि इंडिया को बहुत अच्छा पोर्ट्रेट करना कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, इंडिया गरीबी से गरीबी हटा रहा है अपने यहाँ पे, ये चीज़ों की बात करना, ये एक तरह से सही है। बट हम दूसरे एंगल को, ये चीज़ें सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम दूसरे एंगल को इग्नोर करते हैं। तो वहीं वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले क्या था, 1991 के टाइम पे क्या था, इंडिया बहुत वीक था, पुअर था, वहाँ उसकी इकॉनमी नहीं अच्छी थी, 5.8 बिलियन उसका नॉमिनल जीडीपी, उसका 5.8 बिलियन उसका मात्र उसका फॉरेन एक्सचेंज था, प्लस नॉमिनल जीडीपी तो 270.11 मिलियन था, बिलियन था। तो ये चीज़ें बता रहा, प्लस 50% पॉवर्टी थी वहाँ पे। उसके बाद से क्या हुआ कि इंडिया का जो अलाई था, जो फ्रेंड था सोवियत, वो भी टूट चुका था, प्लस यूएस के साथ भी इंडिया की बनती नहीं थी, प्लस इंडिया पाकिस्तान का भी राइवलरी चल रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, दिक्कतें। लेकिन 2023 का ये टाइम है कि इंडिया जो है वो रसिया के साथ भी उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है, प्लस यूएस के साथ भी अच्छी फ्रेंडशिप है, प्लस इसकी इकॉनमी भी 500 प्लस हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, और 4 ट्रिलियन हमारा नॉमिनल जीडीपी होने वाला है। तो ये चीज़ में प्रोग्रेस किया है इंडिया, और प्लस जियो पॉलिटिक्स में भी इंडिया हर चीज़ों पे डिसीजन ले रहा है, प्लस रसिया यूक्रेन वॉर में भी इंडिया एक बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है, वेस्ट और ईस्ट के बीच में, प्लस नॉर्थ और साउथ के बीच में भी इंडिया एक मीडिएटर का ही काम कर रहा है किसी भी चीज़ों में। अगर बात की जाए, अगर वो सिक्योरिटी पर्पज़ में, या फिर अगर बात की जाए जियो पॉलिटिक्स के किसी भी एजेंडा में, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे कोई भी चीज़ हो, इंडिया एक उभर के एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। वही इसमें बात हो रही है। प्लस अब ये बात, ये तो इंडिया का ये एक साइड होगा, प्लस दूसरा साइड ये बता रहे हैं कि इसके साथ साथ इंडिया के पास इंटरनल चैलेंजेस बहुत हैं। जैसे कि इंडिया कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन ले रहा है तो फिर वो अपने इंटरनल चीज़ों को देख के ले रहा है। जैसे कि इंडिया में अभी भी पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है, इंडिया में अभी भी इंडिया के इंटरनल टेंशन बने हुए, जैसे मणिपुर का वायलेंस हो गया, ले लेते एग्जांपल, अभी और सारे बस, जैसे फार्मर का प्रोटेस्ट बीच में हुआ था, वो चीज़ भी था। तो इंटरनल इसके अभी भी पॉवर्टी भी प्लस चल ही रही है, तो ये अभी भी इंटरनल इनके क्लासेस चल ही रहे हैं। तो वो इंडिया की जो पॉलिसी है वो भले ही ग्लोबली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया प्ले कर रहा है रोल, लेकिन वो जो ग्लोबली जो फॉरेन चीज़ों में जो पैसे खर्च करने की बात आती है तो इंडिया अभी वहाँ पर पीछे रह जा रहा है। इंडिया अपने जीडीपी का वही बताया जा रहा है कि बहुत कम पोर्शन, जैसे कि उसमें फॉरेन जैसे 0.44% ही खर्च किया था एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया इन सब चीज़ों को ध्यान देने के चक्कर में वो चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो यही बता रहा है कि सो शुड इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम द शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर अंटिल इट्स डोमेस्टिक, मतलब जब इंडिया अपने बाहरी चीज़ों को, वर्ल्ड ऑर्डर पे कभी एक बड़ा सा लीडर उभर के आ सकता है तब, लेकिन उसके पीछे की जो चैलेंज है पहले उसको दूर करना पड़ेगा। जो डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं, जैसे कि पॉवर्टी की बात कर रहा है, जो इंटरनल क्लासेस चल रहे हैं, उसको पहले दूर करना पड़ेगा, तभी इंडिया वो चीज़ों को कर लेगा। एक तरह से एक बर्डन की तरह बन जा रहा है इस, तो फिर हमारे जियो पॉलिटिक्स वाली चीज़ें भी सुधर नहीं पाएंगी जब तक कि हमारे इंटरनल चीज़ें बिगड़ी रहेंगी। तो
ठीक है। तो वो बैलेंसिंग अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, पहले हमारे इंटरनल चीज़ों को और अच्छा करना पड़ेगा, फिर हम वर्ल्ड लेवल पे हम एक लीडर की तरह उभरेंगे। ठीक। अब देखिए इसमें ये बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं बात करूँगा इसकी। क्यों, देखिए एक माइनर गर्ल 14 साल की, एक शॉपकीपर था, उसको ये बताया जा रहा है कहानी कि उसको आदत है कि वो जैसे कि किसी को मतलब अपनी बहन को कडल करके वो सोती है, गले लगा के, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है। और उसके बारे में बताया जा रहा है वो बहुत इनोसेंट है। उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि एक शॉपकीपर था जो उसको बहला फुसला के एक वेयर हाउस में ले गया, जहाँ पे उसने रेप किया, ड्रग दिया, फिर वीडियो बनाया और नेकेड करके, और उसके बाद से रेप किया उसका। उस लड़की को पता नहीं था, अवेयर नहीं थी, और वो प्रेग्नेंट हो गई। और उसके बाद से जब वो प्रेग्नेंट हो गई, जब वो माँ बनी, तब ये न्यूज़ पूरा सर्कुलेट हुआ, और फिर उसको एक ट्रॉमा झेलना पड़ा सोसाइटी को लेके। वो तो केस भी करने से इतरा रही थी, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट जो थी, जो पॉक्सो केस की जो लॉयर थी, उन्होंने इस स्टेप को लिया और ये एक केस दायर की। प्लस देखिए इसमें बात हो रही है कि केवल फाइनेंशियल असिस्टेंट तो मिलने की बात हुई कि हाँ हर चीज़ को ओवरऑल, जैसे दो टाइप की फाइनेंशियल असिस्टेंट्स होते हैं, एक वो जब तुरंत क्राइम होता है तब, और एक दूसरा जो होता है जब सब कुछ होने के बाद से जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तब एक होता है जो। तो दो तरह के असिस्टेंट होते हैं, लेकिन अभी इसमें असिस्टेंट ओवरऑल जो होता है 1 लाख का असिस्टेंट बताया जा रहा है। तो लेकिन अभी भी उसको दीक्षा जो थी जो अभी मिला नहीं है उसका। ठीक है ये चीज़। अब दीक्षा इस नाम को प्राइवेसी रखने के लिए नाम चेंज किया गया। ठीक है। अगला ये बताया जा रहा है कि उस विक्टिम को तो ये चीज़ें तो मिल जाती फाइनेंशियल असिस्टेंट, प्लस अब रिहेबिलिटेशन भी मिल जाता है कि हाँ जहाँ पे उसको ले जाया जाएगा, कहीं एक अच्छे सेफ हाउस में रखा जाएगा। तो लेकिन वहाँ पे भी वो ट्रॉमा से ही गुजरेगी, क्योंकि वो चीज़ जो उसके साथ बीती है वो चीज़ें कभी नहीं हटेगी। तो एक होता है कि एक काउंसलर की ज़रूरत होती है जो उसको काउंसल करेगी, उसके माइंड से इस चीज़ों को हटाएगी कैसे वो। तो उसको एक इस फील्ड में भी काम करना चाहिए फाइनेंशियल के साथ साथ। प्लस ये होता है कि जैसे पुलिस इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है जब तक कि केस फाइनल नहीं हो जाता, तो इस सिक्योरिटी में क्या होता है कि बार बार पुलिस उसके घर पे आएगी, तो वो भी एक तरह से सर्कुलेट करेगा उसके दिमाग में, वो चीज़ करेगी। तो यहाँ लिखा है कि देयर आर 80 to 90% चांस ऑफ विक्टिम टर्निंग हॉस्टाइल। मतलब ये बताया जा रहा है कि इस वजह से क्या होता है कि विक्टिम इसे बार बार इसके वजह से क्या होता है वो कभी केस को करते ही नहीं है, क्योंकि वो इस ट्रॉमा में फंस जाते हैं कि एक तो पुलिस वाला चक्कर उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा फंसाएगा, प्लस दूसरा इनको ये लगता है कि इसमें पैसे बहुत लगेंगे और कुछ रिजल्ट निकलेगा नहीं। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस तो देना चाहिए, प्लस फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ और भी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि शेल्टर तो मिल जाता है उनको कि रहने के लिए वो चीज़ें, प्लस वहाँ पे उनको काउंसलर की ज़रूरत है कि वो कैसे अपने लाइफ को आगे चीज़ें वो करती हैं, प्लस उनको अवेयरनेस देना चाहिए सेक्स एजुकेशन का, क्लास में होम घर पे भी, प्लस उनको मेंसुरेशन क्या होता है उसके बारे में, साइकिल क्या होता है, सेक्स क्या होता है उसके बारे में बताना चाहिए, प्लस उनको प्रेगनेंसी क्या होती है, प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, वो चीज़ें बताने से तभी तो, जैसे वो दीक्षा जो लड़की थी उसको अवेयरनेस ही नहीं थी कि वो प्रेग्नेंट है, उसको लगा कि उसके स्टमक में कोई पेन है और वो स्वेलिंग हो रही है, बस यही चीज़ लगा था। ठीक है। तो ये चीज़ें सोसाइटी में बताया जाए। और ये जो अब इसमें मैं कुछ अलग से टॉपिक से हट के, मतलब टॉपिक का ही पार्ट है, मैं बात करूंगा कि अगर ये रेप है तो रेप का क्या आर्टिकल, कौन सा सेक्शन आईपीसी का होता है। तो देखिए रेप के लिए आपका सेक्शन 375 आईपीसी का होता है। इसमें क्या बोला है, अ मैन इज सेड टू बी कमिट रेप हु एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हेयर इन आफ्टर एक्सेप्ट हैज़ सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अ वुमेन अंडर सर्कमस्टेंसेस। ये 6 ऐसी कंडीशन, अगर इसमें इंटरकोर्स किया है तो वो उसको रेप बोला जाएगा अगेंस्ट हर विल। तो इसमें इस लड़की का जो दीक्षा थी उसका विल नहीं था, उसकी इच्छा के बिना उसके साथ सेक्स किया गया, तो ये आपका रेप का ही डेफिनेशन में आएगा। विदाउट हर कंसेंट, बिना उसकी इच्छा के, यही वो बता रहा है। विदाउट अगेंस्ट हर विल मतलब कि उसके अगेंस्ट जाके, और विदाउट हर कंसेंट मतलब कि एक अगर रिलेशन में भी क्या होता है कि एक अगर दो कपल हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चीज़, तो उसमें भी क्या होता है कि अगर गर्ल्स की अगर कंसेंट नहीं है, बिना पूछे अगर हो रहा है, तो ये चीज़ें भी गलत होती हैं। ठीक है। तो ये बात थी। अगला क्या है कि आपका थर्ड क्या है कि विथ हर कंसेंट व्हेन हर कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन बाय पुटिंग हर ऑन एनी पर्सन इन होम सी इज इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ। मतलब उसको ऐसा डरा के वीडियो दिखा के वो चीज़ें करके तब उसका परमिशन लेना, कंसेंट लेना, ये भी आपका एक रेप का ही डेफिनेशन में होता है। फिर अगला क्या है कि विथ हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज़ नॉट हर हस्बैंड एंड दैट हर कंसेंट इज़ गिवन बिकॉज सी बिलीव दैट ही इज़ अनदर मैन टू होम सी इज़ और बिलीव हर सेल्फ टू बी लॉफुली मैरिड।
मतलब एक तो क्या होता है कि उसको लगता है कि इस आदमी से शादी होने वाली है और उसको बहला फुसला के वो चीज़ें करेगा, शादी करेगा, ये चीज़ बहला फुसला के, तो ये चीज़ भी आपका रेप में ही आता है। फिर अगला क्या है कि विथ हर कंसेंट व्हेन एंड द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय अ पर्सन अनसाउंडेड माइंड, जैसे कोई लड़की ऐसी या फिर कोई आदमी ऐसा, कोई लड़की ऐसी है, उसमें क्या अनसाउंडेड मतलब उसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, बिल्कुल अवेयर नहीं है उस चीज़ से, और उस कंडीशन में उस औरत के साथ, उस लड़की के साथ अगर सेक्स हो रहा है तो फिर वो भी एक रेप की ही डेफिनेशन में आएगा। फिर क्या है कि विथ और विदाउट हर कंसेंट व्हेन सी इज़ अंडर 16 ईयर ओल्ड, अगर 16 साल से कम की लड़की हो रही है तो उसका कंसेंट भी अगर लिया गया तो भी वो रेप ही कहलाएगा। ठीक है। पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू एग्जीक्यूट सेक्सुअल इंटरकोर्स नेसेसरली द, तो वो रेप के ही कंडीशन में आएगा, चाहे उसका परमिशन लिया गया हो या ना लिया गया हो। इसमें मैं एक और चीज़ की बात करूँगा। अब देखिए इस लड़की के साथ टच, ये मैं एक बात करूँगा इसमें, इसी टॉपिक से है कि टच की बात होती है। एक होता है बैड टच, एक होता है गुड टच। छोटी बच्चियों के साथ ये हमेशा होता है, जब वो अपनी फैमिली में, जब उनके रिश्तेदार या फिर उनके जानने वाले जब उसको टच करते हैं उस गर्ल को, तो उस टाइम पे उस लड़की को लगता है कि ये चीज़ नॉर्मल है, बट एक्चुअली में वो चीज़ नॉर्मल नहीं होती है। तो यही एक बात हो रही थी, एक केस था जिसमें बॉम्बे की कोर्ट ये बोल रही थी कि जैसे वो केस पॉक्सो का था, उसमें उस लड़की ने 5 साल की लड़की थी, वो क्लेम की थी कि उसको किसी मतलब उसके रिलेटिव्स ने ही गलत तरीके से टच किया है। अब वो आदमी बोलता था कि ये लड़की 5 साल की थी इसलिए उसको पता नहीं चला था कि वो कैसा टच किया है। तो वो कोर्ट बोली थी कि मुंबई की स्पेशल कोर्ट थी, पॉक्सो की कोर्ट थी स्पेशल कोर्ट, उसने ये बोला था कि इस 5 साल की लड़की है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसको पता नहीं है कि बैड टच और गुड टच क्या होता है। अगर वो लड़की क्लेम कर रही है कि वो बैड टच था तो वो बैड टच ही था। ठीक है। तो वो लड़की ने ये क्लेम किया था कि वो बैड टच था, फिर कोर्ट ने ये चीज़ की सज़ा भी सुनाई थी पॉक्सो के अंदर में। तो ये एक गुड इनिशिएटिव था कोर्ट के द्वारा कि 5 साल की जो बच्ची थी वो कर क्लेम की है कि वो गलत टच था तो वो गलत टच ही मानी उस चीज़ को। फिर अगला इसी में 354 का उसी में केस पर लगाया गया था मॉलेस्टेशन का, कि अगर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑफ वुमेन विद ये आईपीसी का 354 है, जिसमें मॉलेस्टेशन होता है, जिसमें किसी के मॉडेस्टी को किसी की मतलब हुएवर असॉल्ट और यूज़ क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमेन, मतलब उसका इंटेंशन ख़राब हो और उस लड़की किसी भी लड़की या औरत को वो गलत तरीके से वो टच कर रहा है या फिर उसको हार्म पहुंचा रहा है, तो ये आपका इससे डील किया जाता है। प्लस पॉक्सो के अंदर में भी इसके प्रोविजंस हैं गलत तरीके से टच करना, तो ये भी आपका सेक्शन 7 आई थिंक ये है कि गलत तरीके से टच करना, बैड टच जो होता है वो भी आपका एक रेप के अंदर में ही आता है। उस पर भी सज़ा आपकी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर में आता है पॉक्सो का, तो ये अच्छी खासी सज़ा होती है, 7 साल से ज़्यादा ही होती है। ठीक है। तो ये आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। बाकी के न्यूज़ जो अगर छूट गए होंगे तो आप ज़रूर एक बार बताइएगा, मैं उसको कवर करूँगा। ठीक, थैंक यू।